This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ शुद्ध कृष्ण तृतीया दिनांक 19 फेब्रुवारी 2022 शिवजयंती इति लोके रसरत्नसमुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांतिः। वैद्यनाथरस शङ्खसवलयं निष्कं चतुर्निष्कं वराटिकाः कर्शांशं नीलतुत्थं च तालं गन्धाश्मटङ्कणं तुत्थं नागं रसञ्चार्धं निष्कांशं पूर्ववत् पुटेत् वराटचूर्णं मण्डूरकल्पितालेपने पचेत् अस्यार्धमाशं मरिचार्धमाशं ताम्बूलवल्लीरसभावितं च तत्पत्रलिप्तं मदनावलीयात् हय्यङ्गवीनेन घृतेन वापि नाडीमार्गे निर्गते चाल्पम् अल्पं पथ्यं भोज्यं लोकनाथोपदिष्टं यामे यामे च एवम् आमण्डलान्तात् सिद्धं सद्यः शोषजिद् वैद्यनाथः। तो शंखनाभि एक निष्क चतुर्निष्कम वराटिका चार निष्क वराटिका कर्षांशम नीलतित्थं च नीलतुत्थ जो है मूर्छोद वो कर्ष ताल गंधाश्मटंकणम तुत्थम नागम रसंचार्धम निष्कांशम पूर्ववत पुटेत। तो हरताल गंधाश्मकम गंधक ही होगा शायद। शुद्ध हरताल शुद्ध गंधक शुद्ध टंकण तुत्थ आधा निष्क नागभस्म आधा निष्क शुद्ध पारद आधा निष्क तथा वराट चूर्ण आधा निष्क तुल्यं नागम रसं चार्धम निष्कांशं पूर्ववत् पुटेत् वराट चूर्णं मंडूर कल्पितालेपने पचेत्। इन सबको एकत्र कर मंडूर की दूध के साथ बनाई हुई पिठी से शरासंपुट या मूषा के अंदर लेप लगाकर तथा उसमें पूर्वोक्त भस्म तोमर तथा कापड़ मिट्टी कर वाराह पुट में पाक करें।
मंडूर कल्पित आलेपने, तो मंडूर का अंदर से लेप देना है मृत पात्र को। दूध के साथ बनाई हुई पीठी से शराब संपुट या मूषा के अंदर लेप लगाकर उसमें पूर्वोक्त भस्म, तोमर तथा कपट मिट्टी कर वराहपुट में पाक करे। ये थोड़ा अलग आया है कि मंडूर का अंदर की तरफ लेप देना है। अस्यार्धमाशम मरिचार्धमाशम, तो उसका फिर स्वांगशित होने पर निकाल कर इसका अर्धमाश और मरीचार्धमाश तांबूल वल्ली रस भावितंच, तांबूल वल्ली का रस की भावना देके, अथवा इन सभी भस्मों को कौड़ी के अंदर भरकर तथा उसके मुख को मंडूर की पीठी से बंद कर तथा एक मृत पात्र में भरकर मुख बंद कर कपड़ मिट्टी कर दे। इसके बाद गचपुट में पाक करे। इसके बाद इसको पीसकर आधा माशा मरीच का चूर्ण आधा माशा को एक खरल में पान के रस के साथ भावित कर रात भर रहने दे तथा प्रातः काल पान के पत्ते के ऊपर उसका लेप लगाकर भक्षण करे और बाद में शहद तथा घृत 5 ग्राम शहद 10 ग्राम घी मिलाकर अनुपान में प्रयोग करे। औषध के जीर्ण होने पर लोकनाथ रस के पथ्य के समान पथ्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक प्रहर पर सेवन करे। यह सिद्ध वैद्यनाथ पूर्व रस पूर्वोक्त प्रकार से 48 दिन तक सेवन करने से शोष को दूर करता है। मालूम नहीं है अवेलेबल है या नहीं है, और इसे बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है। तुल्यम नागम रसंचार्दम निष्कामशम पूर्वोत्पठित वराट चूर्णम मंडूर कल्पिता लेपने पचेत। तो ये थोड़ा अजीब है। दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया कि वराट में ये सब डाल के मंडूर से लेप करके फिर उसको पचन करे, मात्का पढ़ करके पचन करे, फूट दे दे। नहीं तो इसका जो अर्थ है, इसमें मंडूरा कल्पित इस प्रकार का मृत पात्र होना है और इसमें वराट चूर्ण भी डालना है इस प्रकार से। पहले वराठी का आई ही है लेकिन हाँ, तो ये वराट चूर्ण अर्ध निष्कांश और वराठी का एक निष्क, लेकिन नहीं लेगा। नीचे देखते हैं एक बार। शुद्धस्य वलय शंखस्य मुखदेशः तेन आवर्तमयत्वेन वलयाकारता परिदृश्यमानत्वात् शाखिरो सुटो इति वंगदेशे प्रसिद्धं। वराटिकाः पीताः ग्रंथिला पृष्ठे इत्यादि उक्तलक्षणा कपर्दभेदाः वंगदेश प्रसिद्ध। ये सब वंगदेश का निर्देश दे रहा है, तो शायद ये टीकाकार वंगदेश का हो। नीलतुत्थादीनां चतुर्णां प्रत्येकं कर्ष प्रमाण तुल्यं कर्परि तुत्थादीनां रसायनानां त्रयाणां प्रत्येकम् अर्धं शंखवलय भागापेक्षया अर्धमित्यर्थः। तुल्यं नागम तुत्थम नागम इत्यत्र तुत्थभागम इति पाठे रसम अर्धम तुल्यभागं कर्षार्धम इत्यर्थः। वराट चूर्णे वराटिका लक्षणादि वरकपदचूर्णे वरकपर्दचूर्णे निष्कांशं निष्कचतुर्थभागं माशमाणमिति यावत् मंडूर इति मंडूरेण कल्पितम् आलेपनं यत्र तस्मिन् भाजने इति शेषः। मूषा मध्ये औषधं स्थाप्य चूर्णितमण्डूरपङ्केन आलेपयेत्। तो औषध को चूर्णित मंडूर पंक से आलेपन करना है।
भाजन इति शेषा, तो भाजन का तो अंदर भाज इसको ही लेप लगाना है, ऐसा अर्थ हो रहा है। नंडूर कल्पिता लेपने पचेत। ते भांड काय होगा? मुक्षामध्ये औषधं स्थाप्य चूर्णित मंडूर पंकेन आलेपयेत। हयंगवीनेन ह्या दाहोदभयेन सद्यस्केन इत्यर्थः। आमण्डलान्तादि अमण्डलान्ताद् इत्यत्र मण्डलशब्दो अष्टचत्वारिंशद्दिनवाची संस्थाप्य मण्डलं पश्चादर्थं निष्कासयेत् ततः इति अर्कचिकित्साया शायद होगा। मंडल शब्देन तावत् संख्यक दिनग्रहणात् एवं सिद्धस्य अस्य चूर्णस्य माशार्धं मरीचचूर्णस्य च माशार्धम् एकीकृत्य पर्णपत्ररसेन मर्दयित्वा तस्यैव पत्रे लिप्त्वा च मधुना हयङ्गवीनेन घृतेन वा अष्टचत्वारिंशद्दिनं यावत् लियात्। तो कल जिसका दूध निकाला गया है उसका आज निकाला हुआ नवनीत, यह हयंगवीन इस प्रकार का है, या फिर उससे बना हुआ घी, ये ले सकते हैं। तो ये मरीच चूर्ण और वो चूर्ण, औषध का चूर्ण, ये दोनों आधा मास लेके ये तांबूल पत्र के रस से उसको मर्दन करे और फिर उसी पत्तों को ये लेप लगाए, ये मर्दन किए हुए द्रव्य का, और रात भर रखे। और फिर दूसरे दिन हयंगवीन नवनीत तो राजा एक्ष्मा ठीक हो जाता है। नाड़ी मार्गे निर्गते चाल्पम अल्पम पथ्यम भोज्यम लोकनाथोपदिष्टम। नाड़ी मार्गे निर्गते यामे यामे च एवं आमंडलांता नाड़ी मार्ग का दोनों ने अर्थ नहीं किया है। प्रतिभरांच स्तोकम स्तोकम लोकेश्वरोपदिष्टम पथ्यं कार्यम। लोकनाथ शब्देन अत्र लोकेश्वरी बोध्यः, लोकेश्वरो बोध्यः, लोकनाथे पथ्य विधेः अदृष्टत्वात्। लोकेश्वर रस का जो है उसका पथ्य यहाँ पे देना है। ये नाड़ी मार्ग का नाड़ी एक स्रोतस का पर्याय के रूप में माना जाता है। तो जैसे जैसे ये स्रोतस में चला जाएगा इस प्रकार से, तो अल्प अल्प पथ्य सेवन करना है एक एक याम के दरमियान, इस प्रकार से। अत लोकनाथ अद्यर्निष्कौ रसतुक्थ भागौ पृथक पृथक गंधक टङ्ककर्षं शङ्कस्य कर्षं मृततामृतौ द्वौ वराटिकानां नवसम्पुटस्थान्
पक्त्वा पचेद अर्कदल द्रवार्धान भूयोर्धभागेन करीषकाणाम अस्यार्धपादम मरीचार्धभागम गंधाश्म निष्कंच घृतेन लीयात् अस्नीयात् पूर्वोत्पत्त्यं वासराणि एकविंशति लोकनाथ रसो नाम्ना रोगराज निकृन्तनः अध्यर्थ निष्कौ रसतुत्थ भागौ। तो रस और तुत्थ का अध्यर्थ आधा निष्क। वास्तविक में अर्धनिष्क ये आधा निष्क होता है। अध्यर्ध निष्क का मतलब अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ भाषांतर में ऐसा ही किया है। टीकाकर में देखते हैं कुछ किया है क्या। सार्ध शाणव तो दीड़ शाण का कितना होता है? मृतताम्रतोत्कर्षद्वयम्। शुद्ध तुत्थ आधा निष्क रसतुत्थ भाग। तो सार्ध शाण यह अर्थ लेना ज्यादा उचित होगा, नहीं तो ये अर्धनिष्क और अत्यर्धनिष्क दोनों में कोई अंतर ही नहीं होगा इस प्रकार। पृथक पृथक गंधक टंक कर्षम। तो टंकण और गंधक एक कर्ष मात्रा में लेना है। शुद्ध का एक कर्ष। शुद्ध का क्या है? शंखस्य कर्ष मृततामृतो द्वौ। शंख एक कर्ष लेना है, उन्होंने पहले शंख बस में ले लिया इसमें। तो शुद्ध गंधक होना चाहिए, शुद्ध का लिखा है। शुद्ध टंकण और शंख भस्म एक कर्ष, ताम्र भस्म दो कर्ष। ताम्र तो द्वौ, वराटिका नाम नव और वराटिका नौ कर्ष। पारद गंधक को की कज्जली बना ले। इन सबको एकत्र कर मंदार के पत्तों के रस के साथ घोट कर टिकिया बना ले। नव संपुट स्थान पक्वा पचेत अर्कदल द्रवार्धान। तो इनको सब सुखा ले। ये अर्क के रुई के पत्ते के साथ घोट कर टिकिया बना ले और सुखाकर शावर संपुट में बंद कर कपड़ मिट्टी कर ले और वारापुट में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर पुनः औषध को निकाल कर तथा मंदार के पत्तों को रस के साथ घोट कर तथा टिकिया बनाकर सुखा ले और शराब संपुट में बंद कर पहले से आधे उपलों के आगे आंख में फूट दे। इसके बाद स्वांगशीत होदेतल होने पर निकालकर दवा महीन पीसकर कांच की शीशी में भर ले। इस रस में से अर्धपाद निष्क का अष्टमांश 500 मिलीग्राम, मरीच चूर्ण आधा निष्क शुद्ध गंधक, इन सब को एकत्र मिलाकर गोघृत के साथ प्रतिदिन चाटे। यह लोकनाथ रस को पूर्वोत्पत्ति के अनुसार 21 दिन तक सेवन करे, राजयक्ष्मा को दूर करता है। पक्त्वा पचेद अल्कदल द्रवार्धान भूयोर्धभागेन करीषकाणाम। अच्छा, तो भूयो अर्धभागेन ये जो करीश है वो पहले एक वाराह पुट के लिए जितना चाहिए उतना करीश ले लेना है और फिर आधा करीश लेकर उससे इससे फिर से पचन करें। अस्यार्ध पादम मरिचार्ध भागम गंधाश्म निष्कंच घृतेन लीयात्। अर्धपाद का मतलब इन्होंने अष्टमांश किया है। निष्क का अष्टमांश 500 मिलीग्राम। मरीच चूर्ण आधा निष्क,
गंधाश्म निष्कंच, और गंधक और गंधक जो है उसका दुगना आधा निष्क, इन सबों को एकत्र मिलाकर गोघृत के साथ प्रतिदिन चाटे, और ये 21 दिन तक सेवन करना है। नाम रोगराज निकृंतना। शुद्ध पारद 1500 mg, शुद्ध तुत्थ 1500 mg, कंकण 12 ग्राम, शंख भस्म 12 ग्राम, ताम्रभस्म 23 ग्राम, सिद्धिनंदन मिश्र 1500 मिलीग्राम है, 1500 ग्राम नहीं है। एक शाण का मतलब कितना आता है, यानी अर्ध शाण इसका प्रकार का उसका टीकाकार ने किया है। तो 3 ग्राम अगर होगा तो एक अर्ध शाण की मात्रा में पारद और गंधक इस प्रकार से रहेंगे। सिद्धिनंदन मिश्र ने अगर ये दवाइयां बनाई है क्योंकि उसके बगैर ये तो इस प्रकार से नहीं सकते। हाँ, वाराणसी लाए थे। तो एक बात हो सकती है कि उनके पास बनाई हुई दवाइयां मिल सकती है क्या, उन्हें उनके द्वारा बनाई गई दवाइयां मिल सकती है क्या। तो आगे उनके पीढ़ी में कोई प्रैक्टिस करने वाला हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं करने वाला हो तो कम से कम दवाइयां तो हमें मिले, दाम पर, उचित दाम पर मिले। ये शायद हो सकता है, लेकिन उनसे जाकर मिलना पड़ेगा। अथ प्राणनाथ अयरोज विंशति निष्कमानं विभावितं भृंगरसाढकेन दत्तोर्भाङ्गी त्रिफला रसार्धं तुल्या शताप्यं विपचेत् पुटेषु सूतं च निष्कं समभागतुल्यं गन्धोपलौ द्वौ चतुरो वराटान् पक्त्वा पुटाग्नौ समलोह चूर्णान् पचेत् तथा पूर्वरसेन मिश्राम्। अयरोजो विंशति निष्कमानम, तो 20 निष्क लोह भस्म, विभावितम भृंग रसाढ़केन, और एक आढ़क भृंग रस, इसका उसकी भावना देकर, दत्तोर भांगी त्रिफला रसार्द्रम तुल्यांश ताप्यम विपचेत पुटेशु, और फिर धत्तोर भांगी त्रिफला इन रसों का भी रसों से भी। इसके बाद स्वर्णमाक्षिक का भस्म 20 निष्क 60 ग्राम, तुल्यांश ताप्यम मिलाकर धतूर भांगी त्रिफला के रस के या क्वाथ के साथ एक बार भावित करें तथा शराब संपुट में बंद कर फूट दे। तो इसमें ताप्य स्वर्ण माक्षिक मिलाना है, लोह भस्म पहले ही है ही इस प्रकार से। इसके बाद शराब संपुट से निकालकर खरल में घोट कर उसमें शुद्ध पारद 1 निष्क, शुद्ध गंधक 2 निष्क, दोनों की कज्जली, शुद्ध तुत्त भस्म 1 निष्क तथा वराट भस्म 4 निष्क, इन सबों को एकत्र पीसकर तथा संपुट में बंद कर पुट दे। सूतं च निष्कम समभाग तुल्यम गंधोपलौ द्वौ चतुरौ वराटाम। तो पारद 1, शुद्ध गंधक 2 और 4 वराट, शुद्ध तुत्म भस्म 1 निष्क और वराट भस्म 4 निष्क। पक्वा पुटाग्नौ समलो चूर्णान पचेत तथा पूर्व रसेन मिश्रान। फिर समलोह चूर्ण, स्वांग शीतल होने पर निकाल कर खरल में पीसकर सभी संशोधन के बराबर लोह भस्म मिलाकर भृंगराज के रस के साथ घोटकर एक फूट दे तथा उसी तरह धतुरा बेहड़ा और त्रिफला, ये बीच में भांगी है,
के क्वाथ के साथ एक एक बार भावित कर तथा सरल संपुट में बंद कर 3 पुट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर पीस ले तथा उसमें मरीच चूर्ण 7 निष्क 21 ग्राम तथा भस्म दशनिष्क तथा भस्म कौन सा है, शुद्ध टंकन दशनिष्क का महीन चूर्ण बनाकर मिला दे और शीशे में भर दे। प्राणनाथ रस कहते हैं। यह इस रस को अर्धपाद 25 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम राजयक्ष्मा का रोगी सेवन करे। राजयक्ष्मा, उदर रोग, अर्श विकार, ग्रहण विकार, ज्वर तथा गुल्मा आदि से युक्त राजयक्ष्मा का रोगी प्रयोग करे। अर्थात यह राजयक्ष्मा तथा शोषादि उपद्रवों को नष्ट करता है। वह 51 वर्ष है। चूर्णेऽस्मिन् मरीचा सप्त तुत्थटङ्कणयोर्दश मसृजेत् तत्र संसृजेत होगा। पृथंग निष्कान प्राणनाथावयोदितः अर्धपादो रसाभक्षः केवलात् राजयक्ष्मिभिः शोषोदरार्शो ग्रहणी ज्वर गुल्माद्युपद्रुतैः। तो अभी मैं सोचता हूँ उनके पास जल्दी जाना चाहिए। वो बोलने की अवस्था में है या नहीं है वगैरह वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा। उनकी स्मृति कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सौभाग्य है वो अभी तो जीवित है। तो हमारे ग्रुप में कोई उनको मिले हैं, किसी ने उनकी भेंट की है? शायद किसी ने नहीं की। मैं भी 2-3 बार वाराणसी जा हो आया हूँ, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। स्टुडंट आता ती काय पूजा आता है तिचं काय झालंय पुढे माहिती नाही। मेरे एक स्टूडेंट है वाराणसी में, अभी कहाँ है मालूम नहीं है, लेकिन इससे एक बार बात कर ली। और क्या परिस्थिति है इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मुझे लगता है इसमें पहले लोहे से शुरुआत करते हैं, उसमें ताप्य सुवर्णमाक्षिक डालते हैं, बाकी सभी दवाइयां डालते हैं, फिर से वाह 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 वाह। परवाच एका वेबिनार मध्ये बोललो ऍक्च्युअली 95 वर्षाचे फिट अँड फाईन आहे। 95 वर्षाचे पण एका वेबिनार मध्ये बोलत होते, तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद हम जल्दी से जल्दी उसके बारे में सोचे। और फोन पे तो बात हो सकती है शायद। किसी के पास उनका नंबर है? मैं पूछ लेता हूँ। पूजा जायसवाल करके मेरी एक छात्र रही है, उसकी माँ को कैंसर था, उसकी काफी देर तक ट्रीटमेंट चली थी। उसके जरिए हम वाराणसी एक बार गए भी थे उसके माँ को देखने के लिए। तो शायद बात हो सकती है। तो शुरुआत लोह, उसमें ताप्य, ये सब डालने के बाद फिर से लोह डालना, ये है। तो ये पांडु के लिए भी अच्छा होगा। राजयक्ष्मा के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन पांडु के लिए भी अच्छा होगा। शोष उदर अर्श ग्रहणी ज्वर गुल्फान तिपद्रुत ही, ये मिलता है क्या देखना चाहिए। वैसे बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। मंगेश तुम हो क्या? शायद मंगेश आज नहीं है उपस्थित। तो ये प्राणनाथ रस बनाकर प्रयोग करना उचित रहेगा। और अच्छी दवा है। अभी ये
पांडु ज्यादा है तो हम बहुत सारे मरीजों में ये अभ्र लोह का प्रयोग कर रहे हैं, और बाकी तापेदी लोह वगैरह तो होते ही है, लोहा से भी होता है, गौड़ारिष्ट का भी प्रयोग करते हैं। फिर भी प्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकेमियाज में काफी मुश्किल होती है। तो ये ल्यूकेमिया में भी काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। इससे ज्यादा उष्णवीर्य तो द्रव्य नहीं है, मरीच और ये टंकण वगैरह है थोड़ा सा, लेकिन कुछ घी के अनुपात के साथ शायद कोशिश करें। अथ वज्र रसः कर्षं खर्पर सत्वस्य षण्मासे हेम्नि विद्रुते षण्निष्कसूतं गंधाश्मनि अष्टनिष्के प्रवेशितम। अजीब है थोड़ा सा। तो खरपर सत्व एक कर्ष षण्मासे हेम्नि विद्रुते, तो स्वर्ण विद्रुत करके द्रव्यविद 6 मास स्वर्ण के स्वर्ण में खर्प सत्व एक कर्ष शुद्ध पारद 6 निष्क तथा शुद्ध गंधक 8 निष्क मिला दे। षण्निष्क सूतम गंधाश्मने अष्टनिष्के प्रवेशित। पहले खरपर सत्व होना चाहिए और फिर उसमें सोने को पतला करके इसमें एक खरपर सत्व सूत और गंधाश्मनी अष्टनिके प्रवेशितम, फिर से गंधक में डालना है। शुद्ध गंधक 8 निष्क दोनों की कज्जली मिला दे। तो प्रवेशितम का मतलब हेमनी विद्रुत इसमें ही होना है सिर्फ। गंधाश्मनी क्यों किया, सप्तमी क्यों की? टीका देखते हैं एक बार। आदौ लोहचूर्णम् आक्षिकञ्च षोडशशरावमितेन भृङ्गराजरसेन अष्टशरावमितेन च दुत्तूरादीनां रसेन भावयित्वा पुट्यपच ततो निष्कास्य सूतातकं यक्तपानं तत्र दत्त्वा पुनश्च पुटे पच्येत् ततश्च पुनरपि औषधं निस्सार्य सर्वतरं लोहचूर्णं मिश्रयित्वा यथोक्तद्रव्येण पूर्वोक्तेन सम्मर्दस्य पुटाङ्गं पुनः पचेत् ततो निष्कास्य मरुतादिचूर्णं यथोक्तभागं दत्त्वा मिश्रयित्वा च यथोक्तमानेन भक्ष्यते। वज्ररसे विद्रुते गालितस्वर्णे स्वर्णसत्त्वे इत्यर्थः। अरे बाप। विद्रुते हेम्नि खर्परसत्त्वस्य कर्षं गंधाश्मरीच षण्निष्क सूतम प्रवेशितं कृत्वा। ओके, तो इस सप्तमी का मतलब गंधक में पारद प्रवेशित करना है, वो अलग और ये अलग। ये भाषांतर अलग किया है। स्वर्ण में खर्पसत्व और पारद और गंधक 8 निष्क दोनों की कज्जली मिला दे। ये मूल सूत्र से ये अर्थ नहीं आ रहा। प्रवालमुक्ताफलयोश्चूर्णं हेमसमांशयोः क्रमाद्वित्रिचतुर्निष्कं वृत्तायः सीसभास्करम् चाङ्गर्यम्लेन यामास्त्रीन् मर्दितं चूर्णितं पृथक् द्वौ निष्कौ नीलवटक व्योमायस्कान्ततालकात्।
अंकोल कंगुणी बीज तुत्थेभ्यः चतुरः पृथक् अष्टौ च टङ्कण क्षारात् वराटानाञ्च विंशतिः। मूल सूत्र का जो अर्थ लिखा है वो कर्षण खरपर सत्वस्य षण्मासे, ये षण्मासे का भी भाषांतर नहीं किया गया। तो माश होगा, मास नहीं है, षण्मासे ही है यहाँ पे भी। द्रवीभूत छ माश, उन्होंने भाषांतर करते हुए माश किया है स्वर्ण में। षण्मासे हेमनी विद्रुते, सुवर्ण विद्रुत किया गया है षण्मास, उसमें कर्षण खरपर सत्वस्य, एक कर्ष खरपर सत्व डाले, और अष्टनिष्के गंधाश्मनि षण्निष्क सूतम, अष्टनिष्क इस प्रकार के गंधक में षण्निष्क पारद डाले प्रवेशितम। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। प्रवाल मुक्ता फलयोः चूर्णम हेम समांशयोः, प्रवाल मुक्ता और फल प्रवाल छ मास मुक्ता छ मास, दोह भस्म दो निष्क, नाग भस्म तीन निष्क। तो प्रवाल और मुक्ता फला ऐसा ही होगा क्योंकि द्विवचन आया है। तो प्रवाल और मुक्ता दोनों ये हेम समांशय, वो हेम इतना लेना है। क्रमाद्वित्री चतुर्निष्कम मृताय सीसम भास्करम, भास्कर का मतलब ताम्र होगा। तो 2 3 4 निष्क मृत अय यानी कि लोह भस्म, शीस नाग भस्म और ताम्र भस्म। चांगेर अम्लेन यामां स्त्रीन वर्धितम चूर्णितम पृथक, अम्ल चांबरी से चांगेरी से 3 याम वर्धन करके अलग अलग चूर्णितम पृथक। द्वौ निष्कौ नील वटक व्योमायस कांत तालकात्। तो ये खरपर सत्व सुवर्ण में और पारद गंधक में डालकर रखना है, माश प्रमाण असावे, वही वही मुझे लग रहा है, मास नहीं है माश, लेकिन दोनों में मास ही शब्द है। माश शब्द आया नहीं है वहां पे। दो निष्कौ नील वटक व्योमायस कांत तालकात्। नील वटक, अब्रक अयस्कांत और तालक, इसमें से दो दो वटक लेने हैं, दो दो निष्क लेने हैं। वटक का क्या मतलब है? नील पटक काला पिपरिया, सत्व दो निष्क। नील पटक बताया है यहाँ पे नील वटक है पाठ। विदृते गालित स्वर्णे सर्ण सत्वे इत्यर्थः, विदृते हेम्नि खरपर सत्वस्य कर्षम गंधाश्मित षण्निष्कमृतम सूतम प्रवेशितं कृत्वा इत्यन्वय। भास्करम ताम्रम। चान्यंगावला नीलवटक नीलवड़ी इति प्रसिद्धः। व्योमाभ्रम अंकोल अक्कोड इति ख्यातः। कंगुणी तृणधान्य विशेष तयोर्बीजम चतुर अष्टविंशति इत्येतेषु निष्कानिति शेषः। महाजंबीर नीरस्य बृहज्जंबीर जंबीररसस्य एतत् अष्ट शरावस्थम अष्टसंख्यके शरावपात्रे अवस्थितम् एतत् चूर्णम्। तुषस्य खार्या अष्टाविंशति अधिक शरावेण करीष भारे 2,000 पलमाने अरण्य गोमये ततः औषधात् मासद्वयं गन्धकात् एतावत् मासद्वयम् इत्यर्थः। भावितात् संस्कृतात् कीटादि अभक्षितात् मरीचात् पादं मासद्वयम् अपेक्ष्य दिनं सेवित्वा
अष्टचत्वारिंशत् दिनं यावत् अपथ्यानि परहरेत्। अष्टचत्वारिंशत् दिनानन्तरं यथेप्सिताहारविहारौ स्यात्। एवं 12 वर्षं व्याप्य निरुक्तिष्ठेत्। प्रतिवर्षादौ च एकदिनमात्रं सेवित्वा पूर्वकल्पनेन निषिद्धाहारं त्यजेत्। तेन 12 वर्षं व्याप्य जराम् आक्रमितुं न शक्नुयात्। फिर भी अष्टौ च टङ्कणक्षारात् वराटानां च 20। महाजम्बीरनीरस्य प्रस्थद्वन्द्वेन पेषयेत्। प्रस्थद्वन्द्वेन द्वंद्व का कोई मतलब नहीं है। द्विप्रस्थ करते प्रस्थद्वयेन होता, ये अलग है, प्रस्थद्वन्द्वेन क्यों किया? एतदष्टशरावस्थं शुद्धं कार्यास्तुषस्य च करीषभारे च पचेत् अथ मासद्वयं तथा। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने तो पारद गंध की कज्जली बनानी है, उसमें डाल देनी है, इसका प्रकार से बताया है। इन सभी को पीपर मिश्रित स्वर्ण में मिला दे। इसके बाद प्रवाल भस्म 6 मास, मुक्ता भस्म 6 मास, लोह भस्म 2 निष्क, नाग भस्म 3 निष्क तथा ताम्र भस्म 4 निष्क, इन सबों को पीपर मिश्रित स्वर्ण में मिला दे। पीपर मिश्रित कहाँ पे आया है? तो खरपर मिश्रित है एक्चुअली। और चांगरी के रस के साथ 3 प्रहर तक मर्दन कर तथा सुखाकर चूर्ण बना ले। इसके बाद नीलपटक, काला पिपरिया सत्व 2 निष्क, अभ्रक भस्म 2 निष्क, शुद्ध हरताल 2 निष्क, अंकोल के बीजों का चूर्ण 4 निष्क, मालकांगनी के बीजों का चूर्ण 4 निष्क, शुद्ध तुत्थ भस्म 4 निष्क, शुद्ध टंकण 8 निष्क, वराट कौड़ी भस्म 20 निष्क, इन सबों को एकत्र कर जंबीरी नींबू का रस 2 प्रस्थ में पीस ले और सुखाकर उपयुक्त शराब संपुट में बंद करता कापड़ मिट्टी करके सुखा ले। इसके बाद एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें धान की भूसी की एक खारी भरकर 187 किलोग्राम तथा करीश उपले के एक भार 24 किलोग्राम रखकर उसके मध्य में शराब संपुट रखकर आग प्रज्वलित कर दे और पाक करे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख ले। इसके बाद इसमें 2 मास शुद्ध गंधक, आधा मास मरीच चूर्ण, आधा मास एतत् अष्टशरावस्थं शुद्धं कार्यास्तुषस्य च 8 शराब बना के इसमें रखने हैं। करीष भारे च पच्चेत अर्थमाशद्वयं तथा एतावत् गंधकात् पादं मरीचात् भावितादपि। मधुनालोडितम्। अष्टादशे शराव पात्रे अवस्थितम् एतत् चूर्णं तुषस्य खार्या 28 शरावेण
करिष्यभारे द्विसहस्रफलमाने आरण्य गोमुखे गोमये ततः औषधात् माषद्वयम् गन्धकात् एतावत् माषद्वयम् भावितात् संस्कृतात् कीटादि अभक्षितात् मरीचात् पारद पादम माषद्वयम् अपेक्ष्य चतुर्थांशम् तो मरीचस्य माशार्धं गाय्यम् तो भावित मरीच का अर्थ इन्होंने अच्छा मरीच इतना ही किया है। गंधक और मरीच ये दोनों उसमें डालने हैं। मधुना लोड़ितम तांबूली पत्र लेपितम, फिर मधु से आलोड़ित करके तांबूल पत्र को उसका लेप देना है। गते से घटिका मात्रे प्रतियामंच पत्यभुक, और एक घटिका होने पर प्रतियामंच पत्यभुक, हर याम में पथ्य भोजन करना है। नोचेद उद्दीपितो वन्नी क्षणा धातुन पचत्यतः नोचेत, जरा ऐसा किया नहीं तो उद्दीपित वन्नु वो धातुओं का पचन करेगा। दिनम एकम निषेव्य एनम त्याज्यानि आमंडलान मंडलात त्यजेत, एक ही दिन सेवन करना है और जो त्याज्य चीजें है वो आमंडलात 48 दिन तक बंद रखनी है। ततः परिमिथेष्टाशी द्वादशाब्दम सुखी भवे, फिर 12 बरस वो सुखी रहता है। दिनम एकम 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 दिवम भुक्त्वा दिनम भुक्त्वा वर्षे वर्षे महारसम, तो 12 बरस के बाद सिर्फ फिर एक बार एक दिन सेवन करना है, फिर आगे 12 वर्ष चले जाएगी। वर्षे वर्षे महारसम वर्षादौ त्यजेत त्याज्यम द्वादशाब्दम जराम जयेत, तो 12 बरस तक वो जरा को जीत लेता है तो वार्धक्य नहीं आता। इस प्रकार से केशवजर नामक क्षय पर्वत भेदना। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने में। पूर्व तैयारी काफी होनी चाहिए। तो ठीक है, वज्र रस अथ महावीर निष्कौदो तुत्थ भागस्य रसादेकं सुसंस्कृतात् निष्कं विषस्य दौ तीक्ष्णात् कर्षांशं गन्धमोक्तिकात् अग्निपर्णि हरिलता भृंगार्द्र सुरसारसैः मर्दितं लांगलीकंद परलिप्ते संपुटे पचेत, तो द्वौ निष्क तुत्थ सुसंस्कृत पारद में से एक भाग निष्कम विकश विषस्य दो, तो बचना दो निष्क तीक्ष्णात् कर्षांशम गंधमोक्तिकात्, तीक्ष्ण का तीक्ष्ण लोह हो सकता है, तीक्ष्ण लोहात दो निष्क, उसके भी दो निष्क कर्षांशम गंधम औक्तिका, गंधक और मौक्तिका से कर्ष एक एक कर्ष लेना है। कर्षांशम इति यावत् अग्निपर्णि आगिया इति लोके हरिलता भृंगार्द्र सुरसा रसहि मर्दितम लांगली कंद प्रलिप्ते, तो लांगली कंद का अंदर से लेप देना है, उसमें शराब में पुट देना है। मर्दितम लांगली कंद प्रलिप्ते संपुटे पचेत, अर्धपादंच पोट्टल्या काकिन्यो द्वे विषस्य च लेहेन मरीच चूर्णंच मधना पोट्टली समम, पोट्टली शुद्ध तत्व दो निष्का, शुद्ध पारद एक निष्का, शुद्ध विष दो निष्का, तीक्ष्ण लोह भस्म दो निष्का, शुद्ध गंधक एक कर्ष का चतुर्थांश तथा मुक्ता भस्म के चतुर्थांश, इन सबों को एकत्र कर पत्थर और भारत गंध की कजीली बना ले। इसके बाद खरल में रखकर घोटे और अग्निपर्णी अरणी हरिला विष्णु क्रांता भृंगार तथा तुलसी पत्र के सारस के साथ अलग अलग मर्दन करें।
इसके गोला बनाकर सुखा ले। तदनंतर कलिहारी के मंद दो कल्क शराब संपुट में अंदर लेप लगाकर तथा उसके गोलक को रखकर तथा शराब संपुट को कपड़ मिट्टी कर सुखा ले और वाराह पुट में पुट दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल पर पीस ले और उसमें औषध के चतुर्थांश मृगांक पोटली रस। अच्छा, तो ये पोटली का मतलब मृगांक पोटली तथा वत्सनाभ का चतुर्थांश चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर शीशी में रख ले। इसके बाद इनमें से 125 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करें। यह श्रेष्ठ महावीर रस क्षय रोग, ग्रहणी विकार, अतिसार, पाचक रसों की दुर्लभता, कास, पांडु, गुल्म रोग वालों के लिए हितकर है। अत्यंत स्थूल काय, मेदस्वी तथा क्षय रोग में पूय तथा रक्त तथा कफ वमन करने वाले रोगी दूध, मांसरस तथा अन्य जो विरुद्ध पदार्थ कहे गए हैं न सेवन कराए। पांडुगुलम अवताम श्रेष्ठो महावीरो हितो रसा अतिस्थूल से पियासु कफनुद्वमत क्षये न योजयत क्षीर रसान विरुद्धोपक्रमत्वतः। तो इनमें ये रस तो दे सकते हैं, ऐसा दिखता है लेकिन उसके साथ में ये दूध वगैरह नहीं देना है। यक्ष्मा में सामान्यतः पथ्य का विवेचन किया गया है। जड़वहन धान, साठी धान, गेहूं, मूंग, मध्य जांगल प्राणियों का मांस, मृग पक्षी का मांस, क्रव्याद मांस, ब्रूहण कर्म अवस्था विशेष में वमन विरेचन, स्नेहन, स्वेदन दोषाधिक होने पर वमन विरेचन का भी विधान है। वमन विरेचन का स्वरूप एवं पथ्य का भी विवेचन किया गया है। राजा यक्ष्मा के उपद्रवों में अरुचि, वमन, रुद्र, रुबल्यादि का प्रक्षिप्तांश लेकर विवेचन किया है। संक्षिप्त में निम्न प्रकार है। तो सभी में देना है ऐसा नहीं है। और जो पथ्य के बारे में बताया गया है क्षीर रसान, ये अगर उनमें ये रस देते हैं तो उसका प्रयोग यहाँ पे विरुद्ध होने के कारण नहीं करना है। मालूम नहीं महावीर रस मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से। और अभी ये मैंने एक बात छेड़ी थी, कल्याण कल्याण कारक, ये जैन आयुर्वेद का ग्रंथ है। मेरे पास भी पढ़ा था लेकिन मैंने भी कुछ देखा नहीं उसको। ये महावीर रस के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी परंपरा है, जैन तत्वज्ञान की परंपरा है, तो एक बात हो सकती है। तो उस ग्रंथ को हमारे ग्रुप में काफी लोग जैन हैं, वो इकट्ठा आकर एक वेबिनार चला ले हफ्ते में एक बार दो बार इस प्रकार से। और ये कल्याणकारक ही है मेरे ख्याल में, और ये अवेलेबल है किताब। तो ऑनलाइन पढ़ना, उसके बारे में विचार विमर्श करना ये शुरू करें। खास करके मांसाहार के बारे में कोई विकल्प वहां पे मिलता है क्या, देखना बहुत जरूरी है। अब ये विटामिन बी 12 के लिए केवल दूध ही रहता है शाकाहारी लोगों के लिए, बाकी कुछ नहीं रहता, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होंगे, या फिर जहाँ पे मांस देने का निर्देश है, वहां पे उन्होंने कुछ अलग किया है क्या, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो मैं चाहता हूँ मनोज फिरोदिया है या बाकी काफी लोग इसमें है जो जैन है, तो वो कम से कम शुरू करे, बाकी लोग भी उसमें जुड़ जाए तो भी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। लेकिन हमें इस प्रकार की परंपराओं के बारे में पता नहीं है, ये थोड़ा सा रहेगा। अभी फिलहाल जब श्रीवर्धन गया था, वहां नक्षत्र वन तो है, लेकिन तीर्थंकर वन भी है और बोधि वन भी है।
और उनका कहना था ये किसी को मालूम ही नहीं है, यहाँ पे तीर्थंकर वन है इस प्रकार से। जितने भी तीर्थंकर जैनों में हुए हैं उनका एक नाम के एक एक वृक्ष इस प्रकार से वहां पे लगाए हैं उन्होंने। अभी रेफरेंस कहाँ से लिया मालूम नहीं है। और बोधिवन भी है, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनके नाम पे एक एक ये वृक्ष लगाया हुआ है। तो जाकर वो तो कम से कम देखे, नक्षत्र वन भी देखे और ये बाकी दो वन जो है वो भी देखे। और फिर उसको ग्रंथों में अगर कुछ मिलता है उसके बारे में तो थोड़ा सोचने की कोशिश करें या उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लाने की कोशिश करें। तो ये बड़ी समस्या है शाकाहारी लोगों के लिए, कैसे करेंगे इसमें से मार्ग कैसे निकालेंगे जहाँ मृत्यु का भय वगैरह इस प्रकार का होता है। अब तो मैं मानता हूँ कि राजेश में अगर ट्यूबरक्लोसिस है एलोपैथी के हिसाब से, तो एकेटी लेने के बजाय हमारी दवा लेके माउसरस का सेवन करेंगे तो भी चलेगा, या अमृत पराशुत वगैरह इस प्रकार के योग लेंगे तो भी चलेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठा। तो हमारे धर्म के मुताबिक चलना ज्यादा बेहतर है, ये एलोपैथी में जाना उससे बेहतर ये है। लेकिन शाकाहारी लोग फिर भी नहीं मानेंगे, ऐसा होता है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और नहीं तो फिर ये एलोपैथी में चले जाते हैं सभी लोग, और एलोपैथी में एक बार चले गए तो कुछ संबंध नहीं रहता, कुछ भी दिया जाता है, हमें उनके औषधियों के बारे में वगैरह पता नहीं होता। HCG हाँ, नहीं HCG नहीं, क्या हैबिचुअल एबॉर्टर्स में जो इंजेक्शन लगवाए जाते हैं वो अगर देखे किस प्रकार से बनते हैं तो ये काफी मुश्किल है उसके बारे में समझ पाना। और दूसरी चीज ये भी है हाँ, कि अस्पताल में जाएंगे सलाइन लगा देंगे इस प्रकार से एलोपैथिक अस्पताल में, तो ये पानी वगैरह का जो चक्कर है, शाम सूर्यास्त होने के बाद पानी नहीं देने का है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इसमें कोई संबंध नहीं रहता, वो जो करना चाहते हैं वो कर देते हैं इस प्रकार से। तो आयुर्वेद के अस्पताल होने चाहिए खास करके जैन साधु साध्वियों के लिए। और शाकाहार में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोडा सोचणं जरुरी होगा। कॅप्सूल कवर ही नॉनव्हेज असतात पण लोक ऐकत नाहीत, आता वेगन कॅप्सूल कोट येतात। ये है कैप्सूल में से निकाल कर अगर बेशक सेवन करना है तो थोड़ा सा अलग इस प्रकार का होगा, लेकिन कैप्सूल ही लेनी है तो फिर ये तो अंदर चला जाएगा, फिर भी थोड़ा संस्कार तो उसका रहेगा इस प्रकार से, क्योंकि इसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो जिलेटिन कैप्सूल या इस प्रकार की ये 10-12 पैसों में मिलती है और वो 1 रुपया या 80 पैसे वगैरह इस प्रकार से मिलती है, ऐसा कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग इसमें है, वो एक बार डिसाइड करें कि अभी नहीं हमें ये करना है, इस प्रकार से वाचन करना है कल्याण कारक का, और फिर उसमें से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो वो वहां यहाँ पे प्रस्तुत करें। वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मनोज फिरोदिया को बताता हूँ, वो बहुत शुरू से इसमें शामिल है। फिर ये रीटा शाह वगैरह बाकी भी लोग हैं, योगेश कुटे है। तो ये बाकी जो जैन है उसमें शामिल हो जाए वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आज यहीं पे रुकते हैं, सोमवार को चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा
व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्